नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कानून से रुकेंगे लीकेज। देश भर में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्वसनीयता पर संकट होने और पिछले 9 दिन के भीतर 3 परीक्षाओं के स्थगित होने के बाद केंद्र सरकार नया एंटी पेपर लीक कानून या पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लेकर आई है। इस कानून को 21 और 22 जून की दरमियानी रात यानी शुक्रवार को आधी रात को लागू कर दिया गया। देश भर में युवाओं के प्रदर्शन और परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर विपक्षी दलों के हल्ला बोल के बीच आनन फानन में इस कानून को लाना और एक तरफ तो डैमेज कंट्रोल की कवायद है, दूसरी तरफ कहीं न कहीं लीकेज को रोकने की कोशिश। दरअसल देश भर में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हर स्तर पर लीकेज देखने को मिलते हैं। एग्जाम पेपर सेट करने, पेपर की छपाई होने, पेपर की ट्रांसपोर्टिंग होने, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर और बाद में पेपर की जांच या मूल्यांकन होने तक लगभग हर स्तर पर लीकेज है। पेपर लीक करने वाले और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले माफिया इतने पावरफुल हैं कि वो हर कड़ी तक पहुंच जाते हैं और कमजोर कड़ी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ये कानून इन लीकेज को रोक सकेगा और सभी जो कड़ियां हैं उनको मजबूत बना सकेगा। आज इस कानून और इस कानून को लेकर पैदा हो रहे सवालों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद मेहमानों से चर्चा। परीक्षाओं पर विवाद और पेपर लीक के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 से 22 जून की दरमियान इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई प्रभावी कानून नहीं था। दरअसल मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में ही यह कानून ले आई थी। इस पर वर्ष 2023 से काम चल रहा था। 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था। बाद में सरकार चुनाव में उलझ गई, फिर आचार संहिता लग गई, लिहाजा कानून का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। किंतु पिछले 9 दिन के भीतर 3 परीक्षाओं के रद्द या स्थगित होने के बाद सरकार को आनन फानन में यह कानून लाना पड़ा। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है।
लगातार जो परीक्षाओं में धांधलियां हो रही हैं उससे छात्रों का मनोबल टूटा है और एक बार तो हम देखते हैं कि छात्र फेल हो जाए तो उसका आत्मविश्वास बना रहता है कि वो दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लेगा, लेकिन इस तरह की धांधलियों से आत्मविश्वास नहीं, उसका मनोबल भी टूट रहा है। और अब इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो पेपर लीक के बीच जो ये कानून लेके आया गया है, एंटी पेपर लीक यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी एक प्रक्रिया नहीं हुई है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और अब ये सामने आ गया है। लेकिन क्या इस कानून के बाद इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, जो धांधलियां हैं, वो रुकेंगी? ये जो लूप होल्स बीच में मिल जाते हैं, इन कड़ियों को ढूंढने के लिए जो शिक्षा माफिया पुरजोर कोशिशें करता है, उसे सबक मिलेगा, वो माफिया खत्म होगा? तमाम सवाल हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ, आगे उन्हीं से इस कानून को समझने की कोशिश और हाल ही में जो स्थितियां बन रही हैं उनको भी समझेंगे। जेपी शर्मा जी रिटायर्ड अधिकारी हैं लोकायुक्त से। जेपी शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मनोहर वर्मा जी रिटायर्ड डीआईजी हैं आप। मनोहर सर बहुत स्वागत आपका भी। तनुज दीक्षित जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए। तनुज जी आपका भी वेलकम। और डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षाविद हैं आप, आपका भी स्वागत करती हूँ। तनुज जी पहले तो इस लॉ को मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगी, किस तरह का ये कानून है, किस तरह से ये प्रभावित होगा और आगे आने वाले समय में ये मान लिया जाए इस कानून के आने के बाद इस तरह की धांधलियां रुक जाएंगी? देखिए, कानून जो है ये इसका लोकसभा के विधेयक में फरवरी से बिल पास हो चुका था, इसका गजट नोटिफिकेशन आना बाकी था। तो ये गजट नोटिफिकेशन जो है केंद्र सरकार ने कल देर रात को जारी करा है और उसके बाद से आप जानते हैं कि ये जो कानून है, अभी जो हम सोच रहे हैं कि जो नीट के अंदर जो मामले हम देख रहे हैं या एनईटी के अंदर जो अभी परीक्षाएं स्थगित करा दी गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सही कहीं ऐसा ना हो कि इन वजह से ये कानून लाया गया। ऐसा नहीं है, ये कानून पहले से प्रस्तावित था। इसके लिए 15 लगभग इसके अंदर मेजर पॉइंट्स हैं जो इसमें पॉइंट आउट करें कानून के अंदर, और जो इस तरीके के छात्रों के भविष्य के साथ कोई और खिलवाड़ ना कर सके, उसमें सख्ती आ सके, इसके लिए इस कानून का निर्माण किया गया है। जी पारुल। जेपी शर्मा जी आप कैसे देखते हैं? एक तरफ वो परीक्षाएं जिनको कैंसिल कराने के लिए नीट के जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी बीच देर रात इस तरह का कानून आ जाना। हालांकि वकील साहब बता रहे हैं कि ये अभी नहीं हुआ, ये पहले से बहुत पहले से प्रयास चल रहे थे, लेकिन क्या ये आने वाले समय में इस तरह की धांधलियों को, इस तरह के शिक्षा माफिया जो पनप रहे हैं उनको तोड़ने में, उनकी कमर तोड़ने में कारगर साबित होगा जिस तरह के इसमें तमाम चीजें हैं? मैडम केवल मैं 1 मिनट लूंगा। जेपी शर्मा जी आवाज मिल रही है सर? हाँ देखिए जी, ये जब तक लॉ ये इंटरप्रिटेशन होगा किसी को सजा नहीं होगी जी। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एक ही अपराध में एक ही धाराओं में इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो लोग छूट रहे हैं। देखिए 4 जगह से पेपर लीक होते हैं जी। नंबर 1 जहाँ पर ये पेपर बनता है, सेट होता है, ये 2-3 लोगों से बनवाया जाता है, फिर उसमें से एक चूज किया जाता है। तो एक तो वो जगह है, दूसरा वो है ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा वो है जहां ये पहुंचता है जी। तो ये 3 जगह है। मैं जब भोपाल पोस्टेड था तो मैंने पकड़ा था। उस समय जो है एक कॉलेज को वो चूज करते थे, स्कूल को, और वहां से वो अपनी कापियां भेज देते बाय पार्सल, और पार्सल का बाबू मिला हुआ रहता था। वो जब वो वहां पर कापियां आती थी तो उसको नेक्स्ट ट्रेन से भेजता था, उस ट्रेन से ना भेजते हुए, और रात और कापियां लाके उनको नकल कराते थे, उसको लकड़ी सील लगाते थे और फिर पार्सल में डालते थे। इस तरह की, जी सर, इस तरह की जो परीक्षाएं ये पहली बार नहीं है, आप भी बता रहे हैं कि आपने भी इस तरह की, और मध्य प्रदेश में तो कई सारी परीक्षाएं भोपाल में ये पकड़ा है जी। देखिए केवल 4 जगह हैं। एक तो जो सेट कराता है पेपर, उसकी सब जानकारी में रहता है। दूसरा वहां से जो प्रिंटिंग प्रेस होता है वहां जानकारी होती है। तीसरा वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जानकारी होती है। और चौथा पहले जो जहां पर ये पेपर रखे जाते हैं वहां से होता है। पहले तो ये होता था जरा सा कुन्ना फाड़ा, उसमें एक जरा सी सलाई डाली लोहे की और उसमें गोल लगा दिया, उसमें डाल के उसको रोल कर दिया और एक पेपर निकाल दिया जी। पहले ऐसा भी होता था। अब चीजें बदली हैं, लेकिन तब भी अलग अलग होंगे जी जी। तो लोअर कोर्ट से बचेगा तो हाई कोर्ट सजा दे देगी, हाई कोर्ट से बच जाएगा ऊपर कोर्ट। तो विभिन्न कोर्टों में एक ही धाराओं में इंटरप्रिटेशन अलग होने से लोग छूट रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले से कोई नहीं पूछा भैया कि आपने सजा क्यों दी और छोड़ा क्यों। बिल्कुल बिल्कुल।
और भी काफी चीजें हैं जिनको जी। ठीक करना होगा। इस बारे में मैं तनुज जी आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी मैं मनोहर जी को शामिल कर लेती हूँ। मनोहर साहब रिटायर्ड डीआईजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर साहब, अभी जैसे सर बता रहे थे कि कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो लॉ हैं, उसमें भी अगर क्राइम किया है, पकड़ा भी जाते हैं तो किसी न किसी कोर्ट से कहीं ना कहीं से वो अपने लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये जो कानून है ये काफी है इस तरह के लोगों के मनोबल को पस्त करने के लिए, या आप मानते हैं कि वो भी वहां पे भी कहीं ना कहीं कोई लूप होल ढूंढ लेगा इस तरह का माफिया? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्ते और सर। सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत नमस्कार। सभी बड़े अनुभवी लोग हैं। देखिए, किसी भी क्राइम को सबसे पहले कर्टल करने के लिए एक कठोर कानून की आवश्यकता होती है जो उसके सभी पहलुओं को समाहित करते हुए जिस भी स्तर पर क्राइम हो रहा है उसको परिभाषित करके एक अच्छी कड़ी सजा का प्रावधान जिस एक्ट में हो उसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो एक्ट है, अभी तक के जो एक्ट थे उनके मुकाबले ये एक्ट एक बड़ा समाविष्ट टाइप का अधिनियम है और इसके इम्प्लीमेंटेशन से निश्चित तौर पर जो हमारे इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, मैं इनको क्रिमिनल्स ही कह रहा हूँ, भले ही शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग होंगे इसमें, लेकिन वो सब क्रिमिनल्स हैं और ये सबसे बड़ा क्राइम है क्योंकि ये हमारे बेसिक जो हमारी मूल है, हमारी जड़ें हैं, उनको खोखला करने का काम है। अगर हम किसी भी अयोग्य व्यक्ति को किसी भी इस तरह के इलीगल मीन्स का उपयोग करके, फेवरिज्म करके उसको अच्छे पद पर पहुंचा रहे हैं, अच्छे नंबर दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के हम देश का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं और ये राष्ट्रद्रोह से कम आंकने वाला क्राइम नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये जो एक्ट अब लागू कर दिया गया है ये बहुत आवश्यक था, नंबर एक। नंबर दो, इसके साथ आवश्यकता इस बात की है कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कानूनी रूप से जो सजा के प्रावधान है वो तो हो ही हो, लेकिन अगर कोई कॉलेज इसमें इन्वॉल्व है, कोई शिक्षक इसमें इन्वॉल्व है, पेपर सेटर्स इन्वॉल्व है, किसी भी पूरी श्रृंखला जो भी जेपी शर्मा साहब बता रहे थे, पूरी श्रृंखला में जो हैं उनको अपनी नौकरी से बर्खास्त भी करना चाहिए और उनको कभी जो है किसी भी सरकारी संस्थान में या एजुकेशन संस्थान में नौकरी न मिले, इसका भी प्रावधान नितांत आवश्यक है क्योंकि ये बहुत गंभीर किस्म का अपराध है। पेपर लीक होना या परीक्षाओं में नंबर बढ़ाना या किसी भी तरह से अयोग्य व्यक्ति को ज्यादा अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए नंबर्स देना। तो ये मैडम कानून आया है और निश्चित तौर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन, अब जिस तरह की जागरूकता फैली है, इम्प्लीमेंटेशन पर इसको ध्यान देना होगा। इसमें जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है उसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और उसके साथ फिर जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो पुलिस है उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि सब मिल करके इस पे नकेल कसेंगे और इस तरह की जो घटनाएं हैं जी उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। सूर्य साहब, आपका क्या सोचना है? क्या ये काफी होगा? इतना सब कुछ करने के बाद हम देख रहे हैं कि अब कानून आया, हालांकि बहुत पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी क्योंकि ये पहली बार नहीं है, बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह की खबरें आती रही हैं और अभी सर ने तो बताया तो कि उन्होंने एमपी में भी ये सारी चीजें कवर की हैं। यहाँ अब इस लॉ के आने के बाद एक तरफ नीट को कैंसिल करने के लिए स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ रातों रात ये लॉ आ जाता है और इससे आपको लगता है कि छात्र अब भरोसा करने लगेंगे, विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठेंगे? सूर्य साहब, जैसे कि तनुज जी ने कहा था, ये फरवरी में जब शुरू हुआ ये, तो हमको ये ड्राफ्ट दिया गया था कि इस पे चर्चा करें और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं आज बताना चाहता हूं क्योंकि ये एक्ट आया इसलिए क्योंकि 17 राज्यों में 51 परीक्षाएं में गड़बड़ी पाई गई और राज्यों का नाम भी उल्लेख किया गया था इस एक्ट के बनने से पहले। इस वजह से एक एक्ट जरूरी था, लेकिन केंद्र शासन के अधिनियम में सिर्फ केंद्र शासन द्वारा लिए गए परीक्षाओं का प्रावधान है, इसलिए उसी के लिए लिया गया। बाकी अगर राज्यों के परीक्षाओं के लिए लागू करना है तो हर राज्य को अपना अपना कानून पास करना पड़ेगा और उसके लिए ये एक डायरेक्शन है कि इस तरह का एक्ट हर राज्य पास करे। हाँ, जो डीआईजी साहब हैं वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये जरूरी है। एक दूसरी बात, इत्तेफाक से ये एक्ट पास होने के बाद फरवरी में अभी जो नोटिफिकेशन आया उससे जस्ट पहले एनटीए ही फंस गया। जो 5 संस्थाएं उसमें उल्लेखित हैं उसमें से एक एनटीए भी, और एनटीए पे आ गया ये कि इसने परीक्षाएं ठीक से नहीं की। 3 परीक्षाएं पिछले 7 दिन में रद्द की गई या कुछ गड़बड़ी पाई गई है। एक दूसरी चीज ये है कि ये सख्त कानून जरूर है और इसमें सब प्रावधान है।
जैसे कॉलेजेस के ऊपर, छात्रों के ऊपर, जिसने परीक्षा में गड़बड़ी की उसके ऊपर, सबके ऊपर इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान है। अच्छा कानून है, लेकिन इसको लागू करने के लिए राज्य के पुलिस का सहयोग बहुत जरूरी है। राज्य में इस तरह का कानून बनाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर इस तरह की गड़बड़ियां राज्यों के परीक्षाओं में भी पाई जाती है। राज्यों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तनु जी, आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है, अभी सनी शर्मा जी ने भी कहा कि जो क्रिमिनल्स हैं या इस तरह के शिक्षा माफिया हैं, ये कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेते हैं, किसी न किसी कोर्ट से जाकर ने राहत मिल जाती है। दूसरा, अभी सूरी साहब ने कहा कि राज्यों के स्तर पर भी इस पे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, इसे लागू करने की आवश्यकता है। तनुज जी। निश्चित रूप से कोई भी बिल जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पारित हो जाता है और वो एक कानून के रूप में, गजट नोटिफिकेशन के रूप में जब राष्ट्र भर में इंप्लीमेंट हो जाता है, तो वो कानून वैसे तो राष्ट्र भर में उल्लेखित है और लागू रहता है, लेकिन फिर भी हर राज्य को उसकी अलग से एक स्पष्टीकरण के साथ में पूर्णत रूप से लागू करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि हर राज्यों की एग्जामिनेशंस का अलग अलग प्रावधान है, राज्य स्तर की परीक्षा अलग है और इसमें केंद्र सरकार की होने वाली परीक्षा, जैसे मैं आपको विशेष परीक्षा बताता हूँ, यूपीएससी है, आरआरबी है, रेलवे बोर्ड की जो चयन प्रक्रिया है वो, एसएससी है, इसके अलावा आईबीपीएस है और साथ ही साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज मतलब एनटीए, जिसकी अभी आप हम देखते हैं नीट या एनईटी की जो एग्जाम्स उसके अंतर्गत आती है, इस तरह की समस्त एग्जाम्स के लिए कानून बना है। देखिए, हम इस अगर एक्ट को हम हिंदी में समझे तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 है। तो देखिए, अनुचित साधन से मतलब इस एक्ट का प्रावधान ही इसलिए बना है कि जो भी ऐसे साधन जो कि परीक्षा प्रणाली को अनुचित रूप से एक उसका कदाचरण करते हैं, ऐसे कोई भी साधनों के जो उसमें उल्लेखित है, जो 15 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर आपने पेपर लीक एक तो सभी को पता है, साथ ही साथ एक मेजर इसके अंदर ये भी है, अगर कोई तरीके की फर्जी वेबसाइट, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, इंटरनेट के टाइम में सभी लोग कुछ ना कुछ क्राइम, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में कोई भी अगर वेबसाइट का निर्माण करता है जो कि फेक वेबसाइट है, उस पर कोई फेक डाटा है, फेक एनरोलमेंट नंबर्स या कुछ भी इस टाइप से अगर काम कृत्य करता है परीक्षाओं से संबंधित, तो वो भी इसके अंदर इस के कवर होता है लॉ के अंदर। और यही इस लॉ की खासियत है। देखिए, देश में हम इतने समय से इतनी सारी चीजों का सामना कर रहे थे, लेकिन इस तरह की कानून की सख्त आवश्यकता थी। और इसके साथ मैं पारुल यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी चीज इसके साथ में ये है कि इसके जो अधिनियम है, जो सजाओं के प्रावधान है 3 से 10 साल तक और जो जुर्माना है 10 लाख रुपए तक, इसके अतिरिक्त अगर कोई सेंटर या कोई एजेंसी इसके अंदर दोषी पाई जाती है तो वो 1 करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता जो कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में लागू होगी, बीएनएस, उसके भी धाराएं इसमें दोषी पाए जाने के ऊपर अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस उसमें इंप्लीमेंट होंगे। जी पारुल। बिल्कुल शर्मा जी, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि कई सारे गैप्स हैं जहां से ये होकर पेपर गुजरता है और वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग हो जाती है जिसके बीच से ये पेपर लीक का मामला निकल जाता है। आपको लगता है तकनीक का ज़माना है, एआई का ज़माना है, हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक इस माध्यम में हम तकनीक नहीं ढूंढ पाए? देखिए मैडम, सबका इलाज पुलिस है जी, क्योंकि आखिरी में जो भी गड़बड़ होती है, जहाँ भी होती है, सब पुलिस पे डाल दी जाती है और प्रोसिक्यूशन पुलिस के पास नहीं है जी। और स्थिति ये आ रही है कि लॉ एक है लेकिन लिखी हुई इबारत मात्र है। लोअर कोर्ट में उसी लॉ में आदमी को सजा होती है, उसी में छोड़ दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं। तो लॉ मीन्स लॉ होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन नहीं। इंटरप्रिटेशन होता होगा तो लोग टूटते रहेंगे और सबका इलाज केवल पुलिस है, चाहे वो आईबी हो चाहे वो सीबीआई। आप इनको दे दीजिए जिम्मेदारी, देखिए कैसे लीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ स्वार्थ है, जहाँ उद्देश्य ही पैसा कमाना हो, तो वो तो रास्ते निकल आएंगे। सजा होनी चाहिए बर्खास्त, और एक नहीं, टॉप के होना चाहिए, लोअर लेवल के नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जाना चाहिए, लोअर वर्ड नहीं। जी मैडम, रास्ते निकल ही आएंगे अगर इन शिक्षा माफियाओं की बातों को समझें कि रास्ते वो ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर बात पहरेदारी की हो तो कड़ा पहरा अगर लगाइए तो फिर जैसे कि आप कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में अगर ये सारी चीज़ें दे दी जाएं तो फिर ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ पुलिस अपना काम करते हुए ऐसे पेपर लीक को रोक सकती है। लेकिन सवाल ये डीआईजी साहब मनोहर जी
ये जो सिस्टम है, ये कानून है, ये स्टूडेंट पढ़े, पेपर दे, रैंकिंग का टेंशन ले और उसके बाद कोर्ट जाकर अपने फैसले का भी इंतजार करे। ये स्टूडेंट के ऊपर डाल दीजिए कि अब उसको ये भी करना है आगे। अगर उसके साथ ईमानदारी से वो परीक्षा ना दे पा रहा है, अगर ईमानदारी से उसकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, तो अब उसको एक दरवाजा और खटखटाना है, एक टेंशन और लेना है कि ईमानदारी से परीक्षा नहीं हुई, अब चलिए कोर्ट। निश्चित तौर पर में भी एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है और इस तरह के पहलू हमारे सामने उपस्थित ना हो, उसी के लिए ये जो एक्ट अब लागू होगा सभी प्रदेशों में, और इसके आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति जो इस दोष की श्रृंखला में कहीं भी कड़ी के रूप में जुड़ा है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसमें टाइम बाउंड जो है ट्रायल भी होनी चाहिए, इसकी ट्रायल भी टाइम बाउंड होकर के वही मेरा कहना था जी। भी जो है वो टाइम बाउंड हो जाए तो फिर क्या होगा ना, क्योंकि भय बगैर प्रीत नहीं होती है। तो जब इन सब लोगों के मन में भय आ जाएगा कि नहीं यार, ये इस लालच के चक्कर में मेरा तो पूरा कैरियर ही बर्बाद हो जाएगा और मेरा आगे का पूरा भविष्य भी बर्बाद होगा, तब फिर हम इन चीजों को रोक पाएंगे। अदरवाइज इन चीजों को रोकना बहुत मुश्किल है। और जैसा भी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, ये एआई और जितना डेवलप होगा तो इसके खतरे और बढ़ेंगे। अभी तो ये मानव के हाथों में ही जाता था, लेकिन फिर एआई से तो कोई कहीं से भी मैंने कहा तकनीक इतनी है हमारे पास, लेकिन इस तरह के मामलों को हम रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं हर पहलू से, हर सीढ़ी से होकर उस पेपर को गुजरना होता है सर। तो इसीलिए मैम ये हमें तकनीकी रूप से भी सक्षम होना होगा कि ये तकनीक भी इसको हैक ना कर ले, और तकनीक के कारण ही कहीं इस तरह के जो अनफेयर मीन्स हैं वो बढ़ ना जाए। तो हमको उस पॉइंट पर भी बहुत ज्यादा जागरूक होना होगा और निश्चित तौर पे इनको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के आधार पर हैंडल करना होगा। अगर हम जीरो टॉलरेंस पे करेंगे तो निश्चित तौर पे इनको हमको रोक पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सूरी साहब, एग्जाम्स अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेंटर्स पर होते हैं। स्टूडेंट भरोसा करके, विश्वास करके पेपर देने जाता है, कड़ी मेहनत के साथ रैंकिंग हासिल करने के लिए कि उसका इस साल तो रैंक निकल आएगा और वो एडमिशन ले पाएगा। सवाल ये कि अब ये लॉ है, उसके बाद कंप्लेन कौन करेगा, इस तरह की चीजों को देख कौन रहा है, वो छात्र कितना आश्वस्त हो कि दूसरे सेंटर में दूसरी जगह पर बैठकर उसी परीक्षा में धांधली नहीं हो रही है, ये चेक करने के लिए कौन बैठा हुआ है सर? लॉ तो है, रिपोर्ट करने के लिए क्या वही स्टूडेंट सब जगह जाएगा? नहीं, इसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसीज बनी हुई हैं। हाँ, मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, तो एनटीए के पास दो उदाहरण है, एक नीट है, एक जेई है। हाँ, जेई वो टेक्नोलॉजी यूज करके करता है और 15 लाख 16 लाख बच्चे देते हैं, ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी देते हैं, धांधली नहीं पाई जाती। जहां आपने पेपर पेन टेस्ट किया और 24 लाख बच्चे हुए, उसमें कंप्लेंट अलग अलग जगह से आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग भी करके हम बहुत अच्छे परीक्षाएं करते हैं। यहाँ नहीं किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। यूजीसी नेट में भी यही हुआ है कि पिछले साल वो ऑनलाइन हुआ था, इस साल हमने पेपर पेन कर दिया उसको। तो हम उल्टा जा रहे हैं, इस वजह से इस तरह की धांधली हो रही है। दूसरी बात, जो सजा की बात मनोहर जी ने कही, उसमें एक बहुत चीज है कि जब लॉ बनता है तो हम क्रिमिनल किस चीज से डरता है, उसकी मानसिकता से लॉ बनता है। तो अगर मैंने 10 लाख का प्रावधान कर दिया कि उसको जुर्माना लगेगा और वो अगर 1 करोड़ रुपए कमाएगा तो वो सोचेगा मैं 3 महीने जेल जाऊंगा। हाँ, तो इसके बारे में कि कठोर नो टॉलरेंस पॉलिसी, इमीडिएट एक्शन, जेल, और जितनी ज्यादा सजा और बॉयकॉट उसको किया जाए उतना बेहतर होगा, और टेक्नोलॉजी का यूज अच्छी तरीके से करना चाहिए। तनुज जी, एक अंतिम सवाल आपसे, कठोर जीरो टॉलरेंस की नीति और उसके अलावा कि ऐसे अपराधी बचे ना, ये सब है इस लॉ में? पारुल, पहले जो हमने देखा था, अभी तक इस तरीके का कोई अधिनियम नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, तो हमने जो सजाओं के प्रावधान थे वो काफी कमजोर थे। बहुत नॉमिनल फाइन और बहुत कम टेन्योर की जो पनिशमेंट थे, उसमें जो है अपराधी इस तरीके के कृत्य करके बाहर आ जाते थे और छूट जाते थे, जैसा कि हम अब तक देखते आ रहे थे। लेकिन इस अधिनियम में मिनिमम जो सजा है वो 3 वर्ष की है, जो कि वाकई में तारीफ करना होगी, सराहना करनी होगी इस अधिनियम की। सरकार ने जो भी एक्ट लेकर के आए हैं काफी अच्छा है। और जो 3 साल की मिनिमम और मैक्सिमम 10 इयर्स 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसे अपराधी 10 साल में अपना अस्तित्व खो सकते हैं, 3 साल में भी अपना अस्तित्व खो देंगे। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि इस तरह की माफिया राज जितना भी जो शिक्षा के अंदर चल रहा है और इस तरह की जो लोग धांधलियां करते हैं, वो उनके लिए एक बेहतर सबक होगा। और इस कानून के प्रावधान के तहत जो उनको सजाएं मिलेगी, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि काफी हद तक
अच्छी रहेंगी। जी जी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब छात्रों को भरोसा करना होगा कि आने वाले समय पर ऐसा ना हो, क्योंकि सरकारों को भी आश्वस्त करना होगा इन छात्रों को कि इस लॉ का कड़ाई से पालन होगा। सिस्टम में बैठे हुए लोग इस मामले में सख्ती दिखाएंगे और इस तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं होंगी। और सूरी साहब ने भी कहा कि जब जेईई में उस तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है और अच्छे से उसमें परीक्षाएं हो सकती है, कोई धांधली नहीं होती है, तो बाकी परीक्षाओं में क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो कानून आया जिसको लेकर चर्चाओं का दौर है, वो कानून क्या इस तरह की लीकेज को रोक पाएगा? कानून कठोर है, वकील साहब ने भी बताया, तनुज जी ने, उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून में सबसे अच्छी बात है कि शुरुआती मिनिमम सजा ही 3 साल है। तो पेपर लीक, एंटी पेपर लीक कानून या पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, इसे लाने के बाद इस तरह की जो शिक्षा माफिया हैं उनके हौसले पस्त होंगे, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, वो किसी और जगह से बच नहीं पाएंगे। तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि धरातल पर इस तरह के मामले और सामने ना आए, नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आते हैं फिर इसी पर चर्चा होगी और फिर छात्रों के मनोबल पर कहीं ना कहीं छात्र का मनोबल टूटेगा कि वो बार बार परीक्षाएं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी धांधलियां, और अभी हाल ही में नीट को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है वो तो है ही, आप जानते हैं। खैर, दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।